सीआरपीसी धारा 2 तक लिखवाई गई थी प्री के लिए, और 3 से लेकर और इधर आपका 40 तक आपका केवल प्री में आता है। मेंस में कम चांस रहता है, आता भी है तो समस्या बन जाती है। तो इसको प्री के हिसाब से आपका परसों सीआरपीसी लिखवाई जाए, यानी कि आज जितना लेक्चर हो जाए आपका परसों सीआरपीसी लिखवाई जाएगी, और पुलिस आपका पैरा का अभी लेक्चर चलेगा। और जब सीआरपीसी 1-2 दिन में हो जाएगा लिखवाने का कार्यक्रम, तो पुलिस का पैरा लिखवाया जाएगा, सीआरपीसी का लेक्चर चला दिया जाएगा। तो देखिए आज आपका ये जो पढ़ाया जा रहा था कल, फिर एक बार देखिए, सेक्शन 24 पढ़ाया गया सीआरपीसी में और 25 पढ़ाया गया। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि लोक अभियोजक पढ़ाया गया धारा 24 में, और धारा 25 में आपका एपीओ साहब या एपीपी या आपका पढ़ाया गया था सहायक लोक अभियोजक, यानी कि आपका एपीओ के बारे में कल बताया गया था कि एपीओ आपका अभिवचन करेगा, लीडिंग करेगा आपका सरकार की ओर से, और किस न्यायालय में, न्यायाधीश के कि मजिस्ट्रेट के न्यायालय में, और किसी पुलिस अधिकारी को भी डीएम या जिला मजिस्ट्रेट चाहे तो किसका कार्य सौंप सकता है, एपीओ का। लेकिन उसके लिए 2 शर्तें याद रखिएगा, यानी कि पहला शर्त हमने क्या बताया था कि वह पुलिस अधिकारी किस रैंक से नीचे का न हो, इंस्पेक्टर, और जो मामला कोर्ट में विवादित है उस मामले का उसने अन्वेषण न किया हो, और न ही उसके अन्वेषण में हिस्सा या भाग लिया हो। अगर ये शर्तें पूरी होती हैं तो डीएम साहब किसी पुलिस अधिकारी को भी एपीओ का कार्य सौंप सकते हैं, और इसीलिए एपीओ की वैकेंसी भी थोड़ा क्या हो जाती है, कम। अब आइए जो ये लोक अभियोजक है और 24 में, और हाँ यूपी में संशोधन है भाई, कई चीज़ें आपका ख़त्म कर दी गई हैं आपका इसमें का। तो जो ये लोक अभियोजक है और जो ये सहायक लोक अभियोजक 25 में है, इन दोनों पर कंट्रोल करने के लिए एक अब अलग विभाग बन चुका है, वो भी खूब पूछा जाता है। धारा 25A आपका ये जो जोड़ा गया 2005 में जोड़ा गया, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन यानी कि अभियोजन निदेशालय। तो देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है शुरुआती दौर में। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि अभियोजन निदेशालय के बारे में प्रावधान सीआरपीसी में किस धारा में है, तो धारा याद करनी है कौन सी, 25A। यह धारा कब जोड़ी गई, तो आपका क्या जवाब रहेगा, 2005 में। कब से लागू हुई, तो 23/6/2006, यानी कि 23 जून 2006 से यह प्रावधान क्या किए गए, लागू किए गए। जो प्री में अगला क्वेश्चन बनता है वह ये बनता है कि जो अभियोजन निदेशालय होगा वह किसके अंडर में होगा, किसके सबऑर्डिनेट होगा, किसके कंट्रोल में होगा, वह जरूर याद करके जाइएगा। तो उस राज्य के आपका गृह विभाग का जो सचिव होगा उसी के अंडर में यह विभाग होगा, यानी कि होम डिपार्टमेंट के अंडर में होगा। अब देखिए इसमें आपका निदेशक नियुक्त होंगे, उपनिदेशक होंगे इत्यादि, वहीं आपका पढ़ना। वैसे अब तक जो क्वेश्चन बना है हमने जो भूमिका में बता दिया, इतना तक ही क्वेश्चन बना है अब तक के इतिहास में। फिर भी 1-2 लाइन मान लीजिए आगे बढ़कर पढ़ा जाता है कि अगर अंदर से क्वेश्चन बन जाए तब क्या करेंगे। देखिए बैरक की भाषा भाई, धारा 25 है अभियोजन निदेशालय। पहला देखिए, राज्य सरकार एक अभियोजन निदेशालय स्थापित कर सकती है जिसमें एक अभियोजन निदेशक और उतने
अभियोजन उपनिदेशक होंगे जितने वह ठीक समझे। तो पहला पॉइंट ये मिला कि अभियोजन निदेशालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार द्वारा। एक अभियोजन निदेशक होगा और इसके बाद अन्य जो होंगे अभियोजन उप निदेशक होंगे। अब अभियोजन उप निदेशक कितने होंगे ये निर्धारित करना किसकी जिम्मेदारी है? राज्य सरकार। फिर एक बार देखिए, यानी कि अभियोजन निदेशालय स्थापित कौन कर सकती है? तो राज्य सरकार। उसमें आपका एक क्या रहेगा? अभियोजन निदेशक। और आपका अभियोजन उपनिदेशक कितने होंगे? जितना राज्य सरकार क्या समझे उचित। संख्या नहीं है, याद रखिए। अगला देखिए, खंड 2। कोई व्यक्ति अभियोजन निदेशक या अभियोजन उपनिदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा जब वह अधिवक्ता के रूप में कम से कम कितने साल तक काम किया हो? 10 साल तक। यानी कि और ऐसी नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमत से की जाएगी। यानी कि जो ये अभियोजक निदेशक बनेंगे, अभियोजक निदेशक और उप निदेशक बनेंगे, पहला याद रखिए, इनकी नियुक्ति राज्य सरकार ही करेगी। लेकिन योग्यता क्या होनी चाहिए पूछ सकता है? कम से कम 10 साल का क्या होना चाहिए अधिवक्ता के रूप में अनुभव? और किसकी सहमत लेकर राज्य सरकार इनकी नियुक्ति करेगी? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्याय। ये आपका दूसरा खंड में हुआ। तीसरा देखिए, अभियोजन निदेशालय का प्रधान अभियोजन निदेशक होगा जो राज्य में गृह विभाग के प्रधान के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा। यही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। अभियोजन निदेशालय का हेड कौन होगा? तो अभियोजन निदेशक होगा हेड। और जो ये अभियोजन निदेशक है ये किसके अंडर में काम करेगा? किसके सबऑर्डिनेट होगा या किसके प्रशासनिक नियंत्रण में होगा? यही बार बार क्वेश्चन बनता है। तो उस राज्य के गृह विभाग के प्रधान के। तो बताइए, गृह विभाग का, होम डिपार्टमेंट का राज्य में प्रधान कौन होता है? जो उस विभाग का क्या होता है? सेक्रेटरी। तो फिर एक बार क्वेश्चन यही बार बार आपका अटैक कर रहा है कि अभियोजन जो निदेशक होगा वह किसके प्रशासनिक नियंत्रण में होगा? तो एक लाइन जवाब रहे कि उस राज्य के गृह विभाग के किसके? प्रधान के। यही क्वेश्चन बार बार कई राज्यों में पूछा जा रहा है। भाई गलत ना हो, ये क्वेश्चन कई राज्यों में बार बार पूछा जा रहा है। चौथा खंड देखिए, प्रत्येक अभियोजन उपनिदेशक अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होंगे। यानी कि ये जो आपका अभियोजन निदेशक हो, ये जो जितने उपनिदेशक हैं ये निदेशक के क्या होंगे? नीचे होंगे कि ऊपर होंगे? नीचे होंगे, यानी कि सबऑर्डिनेट होंगे। ये कौन सा खंड कह रहा है? 4। पांचवा देखिए, प्रत्येक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक, तीनों का पहले देखिए। प्रत्येक लोक अभियोजक, तो लोक अभियोजक की नियुक्ति की धारा में 24 कल बताया गया था कितना दिन का अनुभव होना चाहिए अधिवक्ता के रूप में? 7। प्रत्येक अपर लोक अभियोजक, अपर के लिए भी वही नियम है आपका 24 में ही है। आपका कितना साल का अनुभव होना चाहिए? 7। तीसरा विशेष लोक अभियोजक, तो विशेष वर्ग को मामले के लिए विशेष लोक अभियोजक धारा 24 में ही है। और अधिवक्ता के रूप में कितने साल का अनुभव कम से कम? कल बताया गया था ना, कितने साल? 10। अब देखिए सब, प्रत्येक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक जो राज्य सरकार द्वारा धारा 24 की यथास्थिति उपधारा 1
या उपधारा 8 के अधीन उच्च न्यायालय के मामलों का संचालन करने के लिए नियुक्त किए जाएंगे, वह अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होंगे। तो बस एक लाइन जानना है कि जो ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर या अपर पब्लिक प्रोसिक्यूटर या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर धारा 24 में कहाँ नियुक्त हुए हैं, हाई कोर्ट में, ये किसके सबऑर्डिनेट होंगे, ये किसके अधीनस्थ होंगे? तो अभियोजन निदेशक के। उप न मार दीजिएगा। यानी हाई कोर्ट में जितने वकील होंगे सरकार की ओर से, महाधिवक्ता को छोड़कर, फिर मैं बता दूं किसको छोड़कर, महाधिवक्ता भी हम बताएंगे उसको, आपका महाधिवक्ता भी इसी में आएगा। लेकिन अभी महाधिवक्ता को दिमाग से क्या करिए, बाहर निकालिए, एडवोकेट जनरल को बाहर रखिए। यानी कि हाई कोर्ट में धारा 24 के तहत जितने लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किए जाएंगे, वह किसके सबऑर्डिनेट होंगे, किसके अधीनस्थ होंगे? निदेशक के। उप निदेशक न मार दीजिएगा, किसके अधीनस्थ होंगे? अभियोजन निदेशक। ये पॉइंट पकड़े रहिएगा। अगला देखिए 6वां, प्रत्येक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक जो धारा 24 के तहत जिलों में नियुक्त हैं या धारा 25 के तहत आपका जो एपीओ जिलों में मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में नियुक्त है, आपका ये किसके अधीनस्थ होगा? तो ये उप निदेशक के अधीनस्थ होंगे। फिर एक बार थोड़ा कवर करिए तो हाई कोर्ट में जितने वकील हैं महाधिवक्ता को छोड़कर, वह किसके अधीनस्थ होंगे? अभियोजन निदेशक। दिमाग में बैठाइए। और जो लोअर कोर्ट में है, चाहे पीपी हो यानी कि लोक अभियोजक हो, अपर लोक अभियोजक हो, विशेष हो या 25 वाला एपीओ हो, यह किसके सबऑर्डिनेट होंगे? तो उप निदेशक, अभियोजन उप निदेशक। फिर एक बार तैयार रखिएगा, उप निदेशक के अधीनस्थ जिले वाले होंगे और निदेशक के अधीन कौन होंगे? जो कहाँ नियुक्त किए गए हैं? हाई कोर्ट में। बस एक लाइन में याद करना है। आपका शक्ति कार्य क्या होगा निदेशक उप निदेशक का? जो राज्य सरकार निर्धारित करे। 8वां खंड महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं बता रहा था हमेशा कि महाधिवक्ता को क्या करिएगा इस धारा से बाहर। देखिए 8वां खंड भाई, लोक अभियोजक के कृत्यों का पालन करने में इस धारा के उपबंध राज्य के महाधिवक्ता को लागू नहीं होंगे। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो एडवोकेट जनरल राज्य का होगा, महाधिवक्ता होगा, वह धारा 25A से कवर नहीं होगा। तो आखिर महाधिवक्ता कहाँ से कवर होगा? तो हमारे संविधान से। तो आपका पिछली बार पूछा भी गया था, आपका अभी तो आया था कहीं ये कंपटीशन में आया था कि महाधिवक्ता के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो आप दो और प्राधिकारी देखिए, एक आपका महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और दूसरा महाधिवक्ता। इसके बारे में सीआरपीसी इसको कवर नहीं करेगी, याद रखिए। इसको जो कवर करेगा संविधान करेगा। तो महान्यायवादी पूछे तो अनुच्छेद 76 और महाधिवक्ता पूछे तो अनुच्छेद 165। फिर एक बार दोनों के बारे में अलग अलग देखिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका अनुच्छेद वाइज भी आ रहा है। जो महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, उसके बारे में प्रावधान अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 76 में है। और जो एडवोकेट जनरल राज्य में होता है, उसके बारे में प्रावधान अनुच्छेद 165 में है। ये दोनों सीआरपीसी से गवर्न नहीं होते। कहाँ से गवर्न होंगे? हमारे संविधान से। तो पहले महान्यायवादी पर पढ़ा जाए। और 1 करोड़ जीता गया था
बिहार का एक आदमी कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ जीता था। इसी बिंदु पर देखिए, महान्यायवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा अधिवक्ता होता है। याद रखिए, वह सरकार को विधिक मामलों में सलाह देता है, राष्ट्रपति को भी सलाह दे सकता है, मांगे तो महान्यायवादी से ही परामर्श भी लिया जाता है, और भारत के किसी भी न्यायालय में वह सरकार का पक्ष रख सकता है। कोई एफिडेविट लगाने की आवश्यकता, चाहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, कहीं भी, मैं बता दूं, भारत का महान्यायवादी आपका कैबिनेट मंत्री स्तर का होता है। यानी कि जो संघ के आपका कैबिनेट मंत्री होते हैं उनके पैरल होता है, उतनी सुविधाएं दी जाती हैं। ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर होता है। इसे वेतन नहीं मिलता, पारिश्रमिक मिलता है। जितना काम उतना दाम, यानी कि जितना दिन काम करेगा उतना क्या मिलेगा, दाम। यही एक प्राधिकारी है जो संसद का सदस्य न होते हुए, मंत्री न होते हुए भी लोकसभा और राज्यसभा में मंत्री की सीट पर बैठता है, भाषण देता है, बहस में भाग लेता है, लेकिन एक काम नहीं करता। क्योंकि सदन का सदस्य है नहीं तो क्या नहीं कर सकता, वोट नहीं दे सकता। इसी पर पूछा गया था कौन ऐसा प्राधिकारी है जो संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बैठ सकता है, बहस में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मत देने का उसे राइट नहीं है। तो भारत का महान्यायवादी, ये आपका संघ स्तर पर। किसी को राज्य स्तर पर जोड़िए, जो राज्य में सबसे बड़ा वकील होता है उसे महाधिवक्ता कहते हैं। मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राज्यपाल नियुक्त करते हैं। ये भी राज्य के कैबिनेट मंत्री के स्तर का होता है। जितना कैबिनेट मंत्री को सुविधा, उतना सुविधा किसको, महाधिवक्ता को। इसे भी पारिश्रमिक मिलता है, वेतन नहीं मिलता, वेतन नहीं मिलता, अस्थायी होते हैं। हाँ, ये भी राज्य के विधानमंडल में, यानी कि ये जो महाधिवक्ता है राज्य के विधानसभा और विधान परिषद में मंत्री की सीट पर बैठ सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, बहस में भाग ले सकता है, अपने विचार सदन में रख सकता है, लेकिन एक काम महाधिवक्ता नहीं कर सकता। वह कौन सा है, वोट देना। तो ये जो महाधिवक्ता हैं, फिर हम बता दें खंड 8 अब बैक हुई, ये जो खंड 8 है ये महाधिवक्ता चूंकि संवैधानिक पद हैं, अतः सीआरपीसी से गवर्न न होकर ये कहाँ से गवर्न होगा, संविधान। और स्पष्ट लिख दिया गया है कि 25A के नियम महाधिवक्ता के मामले में लागू होंगे कि नहीं होंगे, नहीं होंगे। तो कौन से नियम लागू होंगे, संविधान पे। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभी पूछा गया था कहीं, 165। महान्यायवादी किसमें है, 76। महाधिवक्ता 165। इस प्रकार आपका जो अध्याय 2 था आपका समाप्त हुआ। अब ये देखना पड़ेगा, हमें लगता है राज्य की संचित नीति पर होना चाहिए, लेकिन एक बार हमें देखना पड़ेगा। आपका एक बार देखकर परसों परसों हम बताएंगे, हमें भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन राज्यपाल निर्धारित करेंगे, ये इसमें कोई शक नहीं है। निर्धारण राज्यपाल करेंगे, लेकिन किस पर भारित होगा ये हमें भी अभी कंफर्म नहीं। अगला देखिए अध्याय 3। अध्याय 3 से आपका 1 या 2 क्वेश्चन प्री में बनते हैं, और आपका मेंस में भी वर्तमान समय में जो उत्तराखंड का, और तो किसी राज्य का नहीं, जो उत्तराखंड का एपीओ और जो जे का ट्रेंड है, तो उत्तराखंड में वर्तमान समय में एक क्वेश्चन कंसेप्चुअल इधर से बना दे रहा है। यानी कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन एक बना दे रहा है मेंस में भी। वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन इधर से
फ्री में ही बनते हैं। यूपीजे में भी बना था, उत्तराखंड में भी बना था, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में बना था, जो वकीलों का सबसे बड़ा एग्जाम है। बार काउंसिल ऑफ क्या, इंडिया। यानी कि अगर पास कर गया पप्पू तो मान के चलिए कि अधिवक्ता के क्या हो गया, लायक, और नहीं तो अधिवक्ता के क्या रहेगा, नालायक। यानी कि पास हो गया तो लायक, अब फेल हो गया तो इतना नकल होती है कि नकल भी रो देता है। यानी कि अधिवक्ताओं के सामने तो आपका हुआ क्या कि इलाहाबाद के लड़के नकलची ज्यादा निकले तो आपका परीक्षा ही कैंसिल। और जाइए बनारस और जाइए आपका शाहजहांपुर, तो क्या नकलची मानेंगे? आपका टी क्या नकलची मान जाएंगे? पप्पू किसी तरह एलएलबी पास कर लिया, मुन्ना भाई एलएलबी तो भाई बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी क्या करेगा। 500 दीजिए तो कॉलेज में व्यवस्था हो जाती है। अब हमारे यहाँ लोग भी फोन करते हैं, हम कहे कि कहीं और कर लीजिए आपका तुरंत। यानी कि जैसे पेपर बढ़ता है व्हाट्सएप पर घूमता रहता है पेपर, बस वही है कि सीरीज गलत ना हो। ये नहीं कि ये सीरीज मिली है तो बी का भर दीजिए, तो आंसर कुछ न उपाय हो। तो कॉलेज में भी व्यवस्था रहती है ज़्यादातर, 1,000 पहले मांगेंगे और जब आधा घंटा बचेगा तो 500-500 पर बेचना शुरू। आंसर ए का बी का। तो उसमें पासिंग मार्क तक सही रहता है, 10-15 वो गलत ही रहता है, लेकिन आपका बेचना शुरू करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रयागराज में सेंटर ही बंद कर दिया और एक परीक्षा क्या कर दिया है, रद्द। तो आइए देखा जाए अध्याय 3। भाई बहुत महत्वपूर्ण है अध्याय 3। टेक्निकल क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, वैसे सीआरपीसी है, लास्ट तक टेक्निकल बातें ही पढ़नी है। न्यायालयों की शक्ति, यानी कि आपका पावर ऑफ कोर्ट्स दिया गया है। धारा 26 से लेकर आपका 35 तक, यानी कि न्यायालयों की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। तो शक्तियों में क्या क्या दिखाई देगा? आपका शक्ति में यही दिखाई देगा कि कौन न्यायालय किस मामले का विचारण करेगा, कितनी सजा देगा, पावर कैसे मिलेगा और पावर कैसे छीना जाए। 4 बातें पढ़नी है। कौन न्यायालय किस मुकदमे का ट्रायल या विचारण करेगा, कौन न्यायालय कितनी सजा दे सकता है, और पावर न्यायालयों को या न्यायाधीशों को कैसे दी जाएगी और कैसे वापस ली जाएगी। यही प्रावधान कहाँ से कहाँ तक है? धारा 26 से लेकर 35 तक। जहाँ तक उत्तराखंड की बात है, जितने फालतू क्वेश्चन है उत्तराखंड ही बनाता है। शक्तियों का प्रदान किया जाना बना दिया तो शक्तियों का वापस लिया जाना, जबकि किसी राज्य में बनता नहीं। या तो 26 से बनता है, या 27 से, या 28 से, या 29 से, या 30 से, या 31 से। 32, 33, 34, 35 कोई राज्य नहीं बनाता, लेकिन उत्तराखंड ऐसा राज्य है कि वहीं बनाता है इन चारों धाराओं से। भाई छोड़ा नहीं जाएगा, पढ़ाया सब जाएगा। आइए आपका देखा जाए, एमपी का भी मॉडल बना है। धारा 26 शुरू करते हैं। न्यायालय जिसके द्वारा अपराध विचारणीय है, यानी कि वे कौन से न्यायालय हैं जो अपराधों का ट्रायल कर सकते हैं, विचारण कर सकते हैं। तो पहला तो ये जानना है कि विचारण होता क्या है, तब तो विचारण बताया जाए न्यायालय। और यहाँ टेक्निकल क्वेश्चन जो बन रहा है बस महिलाओं का बन रहा है कि अगर किसी स्त्री के साथ दुराचार का अपराध किया गया है तो ऐसी दशा में भाई उस न्यायालय द्वारा ही माने विचारण किया जाएगा जिसकी पीठासीन कोई महिला हो। ये कहाँ प्रावधानित है? ये हीटेड क्वेश्चन है, ये बाद में जोड़ा गया है, फिर संशोधन भी हुआ है, इसी में समाहित है। तो आइए पहले
विचारण देखिए, जहाँ तक ट्रायल या विचारण शब्द की बात है, विचारण शब्द को सीआरपीसी में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। तो एमपी ने जो क्वेश्चन बनाया, जो लोग एमपी डीपीओ डाले हैं भाई वो भी सतर्क रहे। आपका ये कितने लोग एमपी डीपीओ डाले हैं इसमें? एमपी डीपीओ कोई डाला है? हाँ, क्योंकि तमाम फोन आ रहे हैं कि माइनर अब शुरू करिए, 6 जून को है एग्जाम। 6 की 19 को है भाई, 19 जून ना। मैंने एमपी डीपीओ जो लोग डाले हैं, सीटें बढ़ गए हैं भाई। आपका सीट अब परीक्षा हो या ना हो अभी संभावित नहीं है अभी, क्योंकि वहाँ भी आपका जो ओबीसी का रिजर्वेशन का जाम है वो फंसा है और आपका हाई कोर्ट में स्टे हुआ है। तो इसीलिए आपका वैकेंसियाँ क्या है, फंसी हुई है एमपी की भी। और बिहार एपीओ तो बता ही गया था, आपका आयोग के कारण फंस गई है। तो आपका मैंने बिहार में भी अभी फंसा ही है कहिए। फिर एक बार देखिए, विचारण ये पूछा गया था एमपी में ईजे में कि विचारण शब्द को सीआरपीसी में कहाँ परिभाषित किया गया है, तो इनमें से कोई नहीं मार कर आइएगा, ये नहीं कि 2y और 2g मार दीजिएगा। फिर हम बता रहे हैं, यूपीएपीओ का क्वेश्चन देखिए, संज्ञान शब्द को कहाँ परिभाषित किया गया है? कहीं नहीं। लोग 2C मार कर आ गए। अरे भाई 2C में संज्ञेय अपराध हैं, संज्ञान थोड़े हैं। जमानत को कहाँ परिभाषित किया गया है? कहीं नहीं। आपका गिरफ्तारी कहाँ परिभाषित है? कहीं नहीं। तो जो चीजें परिभाषित नहीं है, अब उसे भी दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि किसकी परिभाषा धारा 2 में नहीं दी गई। तो विचारण पहले समझिए। विचारण एक ऐसी न्यायिक कार्यवाही है जिसके तहत न्यायालय किसी अभियुक्त की दोषिता या निर्दोषिता का अवधारण करता है। यानी कि जब न्यायालय इस दृष्टि से अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य लेना प्रारंभ कर देता है कि अभियुक्त दोषी है कि निर्दोष है, तो उस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? विचारण। विचारण का प्रारंभ पूछा गया था एमपी तमाम जगह। जो ट्रायल प्रारंभ होता है वह चार्ज फ्रेम से होता है, यानी कि जब न्यायालय अभियुक्त पर चार्ज फ्रेम कर देता है, आरोप का निर्माण कर देता है, और जैसे ही आरोप पढ़कर सुनाना अभियुक्त को क्या किया, शुरू, वैसे ही याद रखिएगा ट्रायल शुरू हो जाता है। तो आपका बिहार भी पूछा, आपका मैंने झारखंड भी, यूपी भी, एमपी भी, कि विचारण कहाँ से प्रारंभ होता है, तो एक लाइन जवाब रहेगा, आरोप या इल्जाम के निर्माण से। अब आगे बताया जाएगा आरोप का निर्माण, नए लोगों के बस की बात नहीं है, क्योंकि नए लोग जो बिल्कुल नहीं जानते, आरोप पढ़े ही नहीं है आपका ज़्यादा, तो बस लेकिन रट तो सकते हैं कि विचारण कहाँ से प्रारंभ होता है, आरोप के निर्माण से, भले और ना आए। यानी कि जब न्यायालय अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य लेना प्रारंभ करे, किस दृष्टि से, किस लिए, कि अभियुक्त ने ये अपराध किया है कि नहीं किया है, तो उसी प्रक्रम को हम क्या कहेंगे? विचार। ये याद रहे। अब यह कि कौन न्यायालय सक्षम है जो ट्रायल ऐसा कर सकता है, इसके लिए कौन सी धारा देखनी पड़ेगी? धारा 26। जहाँ तक धारा 26 की बात है, अब अपराध का पहले बंटवारा कर लिया जाए। एक जो अपराध हो सकता है वह हो सकता है आईपीसी के तहत, और दूसरा अपराध कौन हो सकता है? अन्य विधि। बताइए, कई बार बताया गया है अन्य विधि में कौन कौन विधियां आती हैं? एक तो विशेष विधि, स्पेशल लॉ, और दूसरा कौन? स्थानीय। तो आईपीसी के लिए जो आपका
प्रावधान किया गया है वह धारा 26 के किस खंड में हम देखेंगे? ए में। और विशेष विधि या स्थानीय विधि के लिए जो विचारण कौन न्यायालय करेगा आपका, इसको हम कहाँ देखेंगे? खंड बी। बंटवारा कर लिया जाए। अब आपका बेयर एक्ट शुरू किया जाए। ध्यान से देखिए भाई, एक एक देखिए शब्दों को, अभी और भी इसमें कठिन है थोड़ा, यानी कि धारा 26 आपका समझा जाता है, रटने से नहीं होगा, समझना है इसको। देखिए एक एक शब्द मैं बता रहा हूँ ध्यान से। इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, पहले तो इसका मतलब समझिए कि इस संहिता मतलब कि द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि सीआरपीसी के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी धारा में कोई अलग प्रावधान दिया गया हो तो वह प्रावधान लागू होगा, और न दिया गया हो तब धारा 26 के नियम क्या होंगे? लागू। फिर एक बार समझिए इसका मतलब, यानी कि अगर अलग से कोई विशेष प्रावधान दिया गया है तो वह धारा 26 वहाँ काम नहीं करेगी, क्योंकि उस प्रावधान के अधीन रहते हुए ही कौन सी धारा का नियम लागू होगा? 26 का। ये पहला वाक्य। दूसरा देखिए, भारतीय दंड संहिता के अधीन किसी अपराध का विचारण, यानी कि खंड ए में हम बता रहे हैं कि बी में, तो आईपीसी के लिए कौन खंड आएगा? ए। यानी कि भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी के अधीन किसी अपराध का विचारण, तो तुरंत दिमाग आईपीसी में ले जाइए। आईपीसी में अपराध की शुरुआत ही कहाँ से होती है? 107 से। और दंड की शुरुआत किस धारा से? इसके बाद सब पंचौरा है, अपराध नहीं है, सामान्य बातें हैं। आईपीसी में ऑफेंस या अपराध की शुरुआत कहाँ से होती है? आईपीसी की धारा 107 से। और सजा कहाँ से शुरू होती है? 109। यानी कि 109 से लेकर और 511 तक आईपीसी में जितने अपराध दिए गए हैं उनका विचारण कौन करेगा? ये धारा 26 के क्लाज ए से गवर्न होगा। तो पहला देखिए भाई, फर्स्ट अब देखिए, उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। यानी कि आईपीसी में जितने अपराध दिए गए हैं उनका विचारण कौन कर सकता है? उच्च न्यायालय। तो क्या उच्च न्यायालय विचारण न्यायालय है कि नहीं? और विचारण कर सकता है कि नहीं? विचारण कर सकता है तो कितना दंड दे सकता है? और आपका विचारण में कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा? एक क्वेश्चन यहाँ बनता है। पिछली बार यूपीजे में आया कि उच्च न्यायालय द्वारा विचारण सीआरपीसी की धारा में आ चुका है, 474। अब नए लोग भाई को रिलेट करना भी सीखे, हाई कोर्ट पर हम चल रहे हैं अभी। यानी कि पहला नियम ये मिला कि 100 आईपीसी में 107 से लेकर और 511 तक जितने अपराध दिए गए हैं उनका विचारण कौन कर सकता है? हाई कर सकता है कि नहीं? तो कर सकता है। तो आखिर विचारण में कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा? ये धारा 26 नहीं बताएगी, ये कौन सी धारा सीआरपीसी की बताएगी? 474। पिछली बार का क्वेश्चन है ये जे का। इसी तरह का क्वेश्चन भाई नए लोगों को पकड़ना है। एक दिन में आप मैंने कह सकते हैं कि खजाना नहीं भर लेंगे आपका। एक दिन में मैं बता दूं, आप ये चाहें कि सब कुछ आ जाए, संभव नहीं। रोज 4-4 5-5 ही क्वेश्चन सही आप अचीव करिए, और जिनका 1 नंबर 2 नंबर से रुक रहा है वह सबसे खतरनाक स्थिति में है, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर बढ़ाने के लिए
कम से कम 6 माह लगातार मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर सबसे खतरनाक होता है। 10 नंबर से रुक गया ठीक है, 1 नंबर से रुक जाता है तो सबसे खतरनाक। तो प्रयास ये करिए कि रेगुलरिटी बनाइए, लगातार पढ़ते रहिए, और उसका कोई उपाय नहीं है। और जब आप लगातार पढ़ते रहेंगे तो जो 1-2 क्वेश्चन में बीच बीच में टेक्निकल बता देता हूँ, वही आप कर ले जाएंगे, और उसी में आपका बेड़ा क्या हो जाएगा पार। भाई आपका घोड़ा क्या होगा ताप में, आग में कूद कर क्या होगा बिगड़ैल घोड़ा। तमाम बिगड़ैल घोड़े आए, या तो सुधर गए या चले गए, यानी कि या तो अस्तबल में समा गए, यानी कि घर के लोगों ने बुला लिया, बबुआ बहुत पढ़ लिए, अब घर आओ, शादी विवाह का समय हो गया, अब नहीं तो कब करोगे, क्या योगी और मोदी बनना है। कई लोग आए बदमाशी करते थे, हॉस्टल में आए पढ़ने, यहाँ कई लोग सुधर गए भाई। अब 1-2 लोग नहीं सुधरे तो उनके घर वालों ने बुला लिया, क्योंकि आपका कबाब, अब शराब पीते थे, कबाब खाते थे, और शादी हो गई तो अब घर पर रह रहे, न कबाब न आपका शराब। भाई पढ़ने आए हैं, आपको फिर सलाह दी जाती है कि माँ बाप अनंत काल तक नहीं पढ़ा सकते, एक सीमा है उनकी भी। कैसे पैसा आ रहा है कैक, माँ बाप और भाई से पूछिए। तो इसके लिए अच्छा यही होगा कि जितनी ताकत है पूरी ताकत यूपी आने वाली है जेपीओ, क्या करिए लगा दीजिए, ताकि जितनी शक्ति है, जैसे घोड़ा राणा प्रताप का दौड़ता था तो क्या करता था, आंधी से बात करता था, तो आप भी पढ़िए तो आंधी से क्या करिए। हाँ, ये जितनी शक्ति है, हम भी पढ़ाते हैं तो जितनी, इसीलिए मशहूर है कि जब एग्जाम आ जाता है तो जितनी शक्ति है आदमी पूरी शक्ति क्या कर देता है, हाँ लगा देता है, और लड़के संतुष्ट भी रहते हैं। कोई भी लड़का ठीक है आपका, और कोई शिकायत करे व्यवहार की कुछ भी, लेकिन ये नहीं शिकायत किया कि मनोज सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, या मनोज सर का पढ़ाया हुआ नहीं आया। आज तक कोई शिकायत नहीं किया, क्योंकि एक एक सेक्शन पर गंभीरता से चर्चा की जाती है, छोड़ा नहीं जाता। अन्य जगह ये पढ़ाया ही नहीं जाता, डायरेक्ट आपका 41 आ जाएंगे, आपका बीच में पढ़ाएंगे नहीं, जबकि ये सबसे महत्वपूर्ण है। फिर एक बार देखिए, तो हाई कोर्ट विचारण करेगा तो कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा, एक ही धारा में है 474, तो कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा, जो सत्र न्यायालय, यानी कि कौन न्यायालय अपनाता है, सत्र न्यायालय। तो सत्र न्यायालय कहाँ से कहाँ तक की प्रक्रिया अपनाता है, 225 से लेकर 207। तो जब हाई कोर्ट विचारण करेगा तो इसी प्रक्रिया का क्या करेगा पालन। लेकिन अमूमन या सामान्यतः हाई कोर्ट विचारण नहीं करता, लेकिन कर सकता है। मैं फिर बता दूं, हाई कोर्ट को पावर है लेकिन करता नहीं है, उतना कौन ताम झाम पाले। वैसे याचिका और अपील से फुर्सत नहीं है, विचारण करने लगा तो रोज बुलाना पड़ेगा, तो निचले न्यायालय विचारण करते हैं। अगला, अगर हाई कोर्ट विचारण करता है तो हाई कोर्ट कितना दंड दे सकता है, ये भी जानना आपको पड़ेगा। इसके लिए एक और धारा सीआरपीसी की पढ़नी पड़ेगी, कौन सी, 28। तो उच्च न्यायालय विधि द्वारा विहित कोई भी दंडादेश दे सकता है, यहाँ तक कि मृत्यु दंड भी दे सकता है। अगर मृत्यु दंड देता है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसकी पुष्टि आवश्यक नहीं है, याद रखिए। हाँ, नहीं नहीं, अपील है ना, विचारण कहाँ। वो तो अपील पर सुनवाई होती है, निर्णय जो निष्कर्ष निकाला गया, विचारण थोड़ा होता है। तो बुलाया जाता है अपील पर सुनवाई के लिए, नहीं है थोड़ा कि गवाहों को बुलाया गया, अभियुक्त को बुलाया गया, ये सब नहीं। ये निचले न्यायालय में होता है, लेकिन हाई कोर्ट विचारण कर सकता है, लेकिन अमूमन करता नहीं है। वो ज़्यादातर अपील सुनता है, रिवीजन करता है, याचिका सुनता है, लेकिन जल्दी विचारण करता नहीं। लेकिन पावर है, ये ना कह दीजिएगा कि कर ही नहीं सकता, वही मैं पावर बता रहा हूँ। तो हाई कोर्ट विचारण करेगा तो कितना दंड दे सकता है, ये भी आपका धारा में, किस धारा में,
28 में कितना दंड, एक लाइन में बताइएगा। विधि द्वारा विहित या प्राधिकृत कोई भी दंड फांसी की सजा दे सकता है कि नहीं, दे सकता है, फांसी की सजा देता है। तो कई लोग भ्रम में रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुष्टि की आवश्यकता नहीं। 3 माह अपील का समय है। अभियुक्त चाहे तो अपील करे और नहीं करे तो 3 माह बाद फांसी पर लटका दिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन राज्य सरकार का ये कर्तव्य है कि वह अभियुक्त को बताए कि तुम अपील कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास वकील नहीं है तो राज्य सरकार फ्री में अभियुक्त को क्या देगी, वकील। अधिकार बताना पड़ेगा। मैं बता दूं, ये नहीं कि नहीं। यही गलती सुप्रीम कोर्ट ने की थी अफजल गुरु के मामले में। उसे क्यूरेटिव पिटीशन दायर करने का हक था, लेकिन कोई बताया नहीं और बिना क्यूरेटिव पिटीशन दायर किए उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। इसीलिए नारा भी जेएनयू में लगता है कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा हैं। इसीलिए लगता है कि एक बचाव का और उसके पास मौका था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस मौके को सरकार ने उसे नहीं बताया और जजों ने भी ये ध्यान नहीं दिया उस समय आनन फानन में। क्यों? क्योंकि जो संसद में मारे गए थे लोग, उनकी विधवाएं जाकर संसद के सामने अपना आमरण अनशन शुरू कर दी और लोग समर्थन में आ गए, तो सरकार भी दबाव में आ गई और आनन फानन में क्या किया गया, क्यूरेट जो एक बार और विचार कर सकता था सुप्रीम कोर्ट, वही नहीं किया गया। तो आगे बढ़ा जाए भाई, ये तो उच्च न्यायालय बताया गया। यानी कि उच्च न्यायालय आईपीसी के तहत दिए गए सभी अपराधों का क्या कर सकता है, विचार, लेकिन सामान्यतः करता नहीं। ये हम बताए। दूसरा देखिए, सत्र न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा। अब कोर्ट ऑफ सेशन पर आइए। सत्र न्यायालय आईपीसी के तहत जितने अपराध हैं, फिर एक बार याद रखिए, धारा 107 से लेकर 511 तक में, चाहे छोटे अपराध हों या बड़े अपराध हों, कोर्ट ऑफ सेशन सबका विचारण करने की क्षमता रखता है। ये दूसरा सेकंड पॉइंट में है। तो कोर्ट ऑफ सेशन अगर ट्रायल करता है तो आपका उसके बारे में मैं बता चुका हूँ, फिर एक बार बता रहा हूँ। जो लोग पुराने पढ़े हैं 4-5 दिन पहले, आपका वे लोग कुछ याद किए होंगे। तो आइए आपका देखिए कौन कौन धारा ऐड करना है भाई। धारा 6 पढ़ना है, धारा 9 पढ़ना है, धारा 26 पढ़ना है, धारा 28 पढ़ना है और धारा 225 से लेकर 237। एक एक देखिए। सत्र न्यायालय दंड न्यायालय है। आपका धारा 6 में आपका हाई कोर्ट के बाद राज्य में गठित सबसे बड़ा दंड न्यायालय कौन है, आपका कोर्ट ऑफ सेशन। सेशन कोर्ट न मार दीजिएगा, एमपी में पूछा गया था कि शुद्ध नाम क्या है। तो कोर्ट ऑफ सेशन देखिए, या हिंदी में देखना हो तो सत्र न्यायालय, ये नहीं कि सेशन कोर्ट मार दीजिए। सत्र न्यायालय की स्थापना बहुत पूछा जाता है। धारा 9 के तहत की जाती है, राज्य सरकार करती है, लेकिन उसमें जज की नियुक्ति हाई कोर्ट करता है, बताया गया था। सत्र न्यायालय आईपीसी के तहत सभी अपराधों का क्या कर सकता है, विचारण। ये धारा 26 के खंड ए के किस उपखंड में हम बता रहे हैं, एक एक किस में बता रहे हैं, सेकंड। भाई बेरक में देखिए क और सेकंड, भाई बेरक में यही तो लिखा है धारा 26, यानी कि क और उसके बाद कौन है, सेकंड, क का सेकंड। उच्च सत्र न्यायालय कितना दंड दे सकता है, ये धारा 28 में दिया गया है। विधि द्वारा विहित कोई भी दंड दे सकता है, लेकिन
अगर मृत्युदंड देता है तो उसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा होनी अनिवार्य है। एक ही समस्या है, कौन सी सजा देता है? फांसी की सजा। तो किसके द्वारा ओके हो जाएगा? तभी अपराधी को फांसी पर लटकाया जाएगा। तो किसके द्वारा? हाई और सत्र न्यायालय सामान्यतः जो विचारण करता है उस विचारण के लिए जो प्रक्रिया दी गई है अध्याय 18 में दी गई है, अध्याय वाइज पूछा जाता है, अध्याय 18 में और सीआरपीसी की धारा से की धारा तक 225 से लेकर कहाँ तक? 237। इस अध्याय में 18 ये कोर्ट ऑफ सेशन हुआ। आगे देखिए भाई, आपका अभी थर्ड देखिए, किसी अन्य ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके द्वारा उसका विचारणीय होना प्रथम अनुसूची में दर्शित किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब कानून ये कहता है, फिर एक बार समझिए, उच्च न्यायालय आईपीसी के तहत जितने अपराध हैं सबका विचारण कर सकता है, चाहे प्रथम अनुसूची में उसका नाम हो या न हो, कोई मतलब नहीं। सत्र न्यायालय भी आईपीसी में दिए गए सभी अपराधों का विचारण कर सकेगा, चाहे उसका नाम प्रथम अनुसूची में हो या न हो। इन पर कोई रोक टोक नहीं है। अब इसके अलावा अन्य जो न्यायालय हैं, यानी कि कौन से अपराध किस न्यायालय द्वारा विचारणीय होंगे, इसके बाद जो निर्धारण होगा वह किस शेड्यूल से होगा। ये इंटरव्यू में भी आपका जे में पूछा गया था, बिहार में भी, यहाँ एपीओ में, तो आप बताएंगे सीआरपीसी में दी गई प्रथम अनुसूची। तो प्रथम अनुसूची निकालिए, 484 धारा के बाद प्रथम अनुसूची दी गई है। जब 484 धारा समाप्त हो जाए तो देखिए आपका फर्स्ट शेड्यूल दिया गया, निकालिए, उसको समझाना पड़ेगा ना भाई आपका। देखिए भाई, 484 धारा के बाद आप देखिए आपका जो दिया गया, ऐसे दिया गया बैरक में, देख लीजिए 484 धारा के बाद आपका ऐसे मॉडल दिया गया है, यानी कि आपका बेयर एक्ट में हमारे हैं 204 पर ऐसे मॉडल भाई दिया गया। देखिए ऐसे आपका लिखा रहेगा, प्रथम अनुसूची निकालिए, द्वितीय नहीं, ये नहीं कि द्वितीय, द फर्स्ट शेड्यूल, इसके पहले और देखा प्रथम अनुसूची, कहीं कहीं ऐसे दिया है, उससे मतलब नहीं है। आपका कहीं कहीं लंबा लंबा दिया है और कहीं कहीं ऐसे दिया, उससे मतलब नहीं है। प्रथम अनुसूची में अपराधों का वर्गीकरण किया गया है। इसमें आपका खंड फर्स्ट है और खंड सेकंड है। जो फर्स्ट खंड है वह आईपीसी के लिए और सेकंड खंड अन्य विधियों के लिए। तो देखिए आपका पहले तो धारा दिया गया है, इसके बाद अपराध दूसरे में स्तंभ में है, तीसरे में दंड है, चौथे में वह अपराध संज्ञेय होगा कि असंज्ञेय होगा, पांचवे में वह अपराध जमानती होगा कि अजमानती होगा, और किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है ये किस स्तंभ में मिलता है, छठवें। इसका मतलब लास्ट लाइन किया जाए भाई आपका, फिर इसको मैंने कल तो बंद रहेगा पर फिर हम पढ़ाएंगे, काफ़ी टेक्निकल ये धारा 26 है। इस देखिए धारा जो प्रथम अनुसूची में प्रथम खंड है उसका स्तंभ नंबर 6 देखिएगा। स्तंभ नंबर 6 में उन न्यायालयों का उल्लेख किया गया है जो न्यायालय अपराधों का विचारण कर सकते हैं, तो वे न्यायालय भी विचारण न्यायालय होंगे और विचारण करेंगे। लेकिन वह इंटरव्यू का क्वेश्चन है, जब आप प्रथम अनुसूची का छठवां
स्तंभ देखेंगे तो गौर करिएगा जाकर घर पर। उच्च न्यायालय मिस हैं। अब कौन कौन से न्यायालय मिस हैं मैं बता दूं। अपर सत्र न्यायालय कहीं दिया ही नहीं है। सहायक सत्र न्यायालय ये भी नहीं दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ये भी नहीं दिया है। और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ये भी नहीं दिया है। तो क्या ये मामले का विचारण नहीं करते? और विचारण करते हैं तो इनको पावर कहाँ से प्राप्त होता है, ये आपका अगले लेक्चर में बताया जाएगा। लेकिन आप भी घर पर एक बार खोज कर क्या करिए। आइए, चारों हम बताए हैं। अपर, सहायक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। उल्लेख नहीं है, जाकर देखिएगा। तो इनको विचारण की शक्ति है, लेकिन कहाँ से? यही इंटरव्यू का ही क्वेश्चन है भाई, 2-4 क्वेश्चन यही आपका आगे बढ़ाएगा। तो कल बंद रहेगा भाई।